हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज आज हम लोग क्लास 11 का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले आए हैं, जिसको आज हम लोग समझेंगे और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये एक हमारे पास एक ऐसा टॉपिक है जो जेई में भी, क्लास 11th में भी और जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होता है उसमें भी, और क्लास 12 के भी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज सबसे पहले हम लोग बेसिक समझेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होता क्या है, और हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में, आईआईटी जेई मेंस एडवांस, इस सब में कैसे क्वेश्चन उससे डिज़ाइन किए जाते हैं, उन सब चीज़ों पे सबसे पहले चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होता क्या है। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कहते हैं, कोई आज हमको क्लास 11 में पहली बार या जेई में हमको पहली बार नहीं मिला है, इसके पहले हमें क्लास 9, 10 में भी इससे मिलते जुलते हमें चीज़ें बता जा चुकी हैं। तो हम सबसे पहले अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को समझना है तो हमें उसके क्या कहते हैं, सबसे बेसिक फाउंडेशन पे जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं पॉलीनोमियल्स। देखिए, पॉलीनोमियल्स को ही समझेंगे, उसी से हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ओर हम लोग प्रोसीड हो जाएंगे। तो पॉलीनोमियल्स होता क्या है, तो पॉलीनोमियल्स की बात की जाए तो पॉलीनोमियल्स को बोला जाता है कि इट इज़ द कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल्स, कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म। अगर हम लोग बात करें पॉलिनोमियल्स का, तो एक हमारे पास एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तैयार होता है जिसमें हमारे पास वेरिएबल, कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, ये सारी चीज़ें उसमें चलती हैं। ठीक है, अब इनको ही हमें समझना होता है कि ये हमारा एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन रहा है जिसमें वेरिएबल है, कोफिशिएंट है, कांस्टेंट है। तो अगर हम बेसिकली, हमारे पास अगर डेफिनेशन बोला जाता है तो हम इसको बोल सकते हैं कि ए ऑफ एक्स कंसिस्ट ऑफ a0, a1x, a2x स्क्वायर, a3x³ प्लस शो डैश शो ऑन an के x के पावर n। अगर इस टाइप का कोई भी हमारे पास एक्सप्रेशन तैयार होता है तो उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं कि ये हमारा पॉलीनोमियल्स है। ये तो हमको बात क्लियर हो गई कि अगर इस टाइप से कोई भी एक्सप्रेशन तैयार होता है वो हमारा पॉलीनोमियल्स है। लेकिन पॉलीनोमियल्स में थोड़ी सी कुछ कंडीशंस भी अप्लाई होती हैं। कुछ कंडीशन क्या अप्लाई होती है कि हमारे पास जो कोफिशिएंट होंगे वो सारे रियल कोफिशिएंट होने चाहिए, और जो एक्स के पावर्स होंगे वो भी हमारी कैसी होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए, या इसी को बोलते हैं होल फॉर्म में होनी चाहिए। मतलब अगर हम बात किया जाए कि अगर हम बोले कि अगर कोई एक्सप्रेशन बना है x के पावर 2/3 + 5, क्या ये पॉलिनोमियल्स है? तो हमारे पास एक कंडीशंस है कि वो रियल या तो होल के फॉर्म में होनी चाहिए, ना कि फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं चलेगा। अगर दूसरी कंडीशन, दूसरा एग्जांपल ले लें, अगर बोला जाए x के पावर -5 + 7 = 0, क्या ये हमारे पास पॉलिनोमियल्स है? तो हम इसको भी बोलेंगे नहीं, ये भी पॉलिनोमियल्स नहीं है। मतलब कि हमारे पास एक ऐसा एक्सप्रेशन चलना चाहिए जहाँ पर x की पावर भी ना ही फ्रैक्शन में हो, ना ही नेगेटिव नंबर्स हो, वो रियल या होल नंबर में, या रियल नंबर या होल नंबर में चलती हुई चली जाए, तो उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। ये बेसिक सा हमारा क्या कहते हैं एक डेफिनेशन था। इसको स्टैंडर्ड डेफिनेशन हम लोग मानते हैं, बुक वगैरह में यही दिया जाता है। और हमको समझने के लिए कोफिशिएंट रियल होना चाहिए और x की जो पावर्स होनी चाहिए वो रियल, या इसको बोल सकते हैं होल फॉर्म में होनी चाहिए। अगर इस दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है तो हाँ, वो एक्सप्रेशन हमारे पास पॉलिनोमियल, वो एक्सप्रेशन हमको पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, और ऐसा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहा जा सकता है। लेकिन ये बात समझ में आ गई। अब देखिए, अगर कोई x + 5 = 0 है, हम बोलेंगे ये पॉलिनोमियल्स है। हाँ बिल्कुल, x की पावर 1 है जो कि रियल है, कोफिशिएंट भी, कांस्टेंट भी हमारा 5 है, x + 5 मतलब ये हमारा लीनियर इक्वेशन है, LE। अगर ये बोला जाए x² +
6 इक्वल टू 0। क्या ये भी हमारा पॉलिनोमियल है? हाँ, x के पावर टू रियल पावर से प्लस 6 इक्वल टू 0 हम इसको बोल सकते हैं, बिल्कुल ये भी हमारा पॉलिनोमियल्स है। तो इसी पॉलिनोमियल्स के अंदर का ही एक पार्ट को हमें स्टडी करना है, डिस्कस करना है, जिसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक से हमें साफ साफ मतलब समझ में आ रहा है, क्वाड्रेटिक से हम लोग साफ साफ बोल सकते हैं क्वाड। अब इस क्वाड की मीनिंग को ही समझते हैं, इसको इरेज करते हैं। ये बेसिक सब पॉलिनोमियल्स को डिफाइन किया था, अब हम लोग समझते हैं क्वाड होता क्या है, जिससे हम क्वाड्रेटिक की ओर बढ़ेंगे। देखिए, हमारे पास क्वाड का मतलब ही समझ में आ रहा है कि 2 डिग्री इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन जिसके पास 2 डिग्री हो। अब आप बोलेंगे सर डिग्री क्या है? डिग्री का मतलब कि हमारे पास जो वेरिएबल होगा उसकी हाईएस्ट पावर क्या है। तो हम अगर बोले कि अगर 2 डिग्री है, मतलब कि हमारे पास जो वेरिएबल होगा x या y, उसकी हाईएस्ट पावर 2 पॉसिबल होगी। तो इसके लिए एक हमारे स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाया गया, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए दिख रहा है, यहाँ पर वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर 2 है, यहाँ पर 1 है, ये कांस्टेंट है। मतलब हमारे पास वेरिएबल की हाईएस्ट पावर पॉसिबल पावर जो है मैक्सिमम पॉसिबल कितनी हो सकती है? 2। और अगर मैक्सिमम पावर जिस इक्वेशंस में 2 है पॉसिबल, या जिस इक्वेशंस में मैक्सिमम पावर 2 दिख जाए, उसी को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इसी को बोलते हैं कि ये हमारे पास हाईएस्ट पावर 2 है और इसकी डिग्री क्या है? हमारे पास 2 है। 2 डिग्री इक्वेशन को ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। और इसके साथ एक कंडीशन ये होती है कि a डज नॉट इक्वल टू 0। क्यों ऐसा हुआ? अगर भैया a इक्वल टू 0 यहाँ रख देंगे तो भैया 0x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो ये तो ख़त्म हो गया, ये तो लीनियर बन गया 1 डिग्री इक्वेशन, जिसको बोलते हैं 1 डिग्री इक्वेशन। तो कभी क्वाड्रेटिक पॉसिबल हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हम लोग एक कंडीशंस को लेके चलते हैं कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक कोफिशिएंट वो 0 नहीं होगा। एक कोफिशिएंट 0 और कोई भी चलेगा, और कोई भी चलेगा। हम बोल सकते हैं ax², मान लो x क्या कहते हैं, ये b 0 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, ax² प्लस c, हाँ इसको क्वाड्रेटिक बोलेंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, देख सकते हैं, x² प्लस 5, x² प्लस 7 इक्वल टू 0, ये सारे क्वाड्रेटिक के एग्जाम्पल्स। अब हमको देखिए बेसिक सा ये हमारा डेफिनेशन पार्ट था, जो हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है और इनको समझने के लिए होता है कि क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, क्या उसकी मीनिंग होती है, क्या उसकी डिग्री होती है। अब हमारे पास जो मेनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम हो चाहे जेई हो, उनको समझ लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है, देखो बेटा, अगर हमारे पास लास्ट 5 से 10 साल का पैटर्न चाहे वो जेई का देखा जाए और चाहे वो बोर्ड एग्जाम में तो इतना टफ नहीं पहुंचते हैं, लेकिन जेई के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशल बात किया जाए, आईटी जेई में मेंस की बात किया जाए, एडवांस है, उन्होंने मेनली क्वेश्चन किस पे पूछा है? उन्होंने मेनली पूछा है कि रूट्स एंड सॉल्यूशन, कि अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया जाए उसके रूट्स, फाइंड्स रूट्स एंड सॉल्यूशन, पहला क्वेश्चन इन्होंने पूछा है उसका रूट्स और सॉल्यूशन। दूसरा उन्होंने क्वेश्चन अगर पूछा है तो सबसे ज़्यादा पूछा है नेचर ऑफ रूट्स पे, कि वो रूट्स का नेचर कैसा है, रियल है कि इमेजिनरी है, कि सॉल्यूशंस कितने मिल रहे हैं, इन पे नेचर ऑफ रूट्स पे। अच्छा, तीसरे टाइप का उन्होंने क्वेश्चन और पूछा है। तीसरे टाइप का क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछा है कि उन्होंने रिलेशन टाइप का एक क्वेश्चन पूछा है, रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ इक्वेशन एंड देयर रूट्स, ये। और मेनली 3 to 4 टाइप से उन्होंने क्वेश्चन पूछा है जेई में। अक्सर मतलब लास्ट 10 सालों का अगर हमने ट्रेंड को समझा जाए तो उन्होंने रूट्स पूछा, फाइंड आउट द रूट्स, उसके सॉल्यूशन बताइए, रूट्स पता करके बताइए, नेचर ऑफ रूट्स का नेचर कैसा है, वो क्वाड्रेंट में कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, और उनकी डिग्री और क्या कहते हैं रूट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो रहा है। 3 to 4 टाइप से उन्होंने क्वेश्चन मेनली जो है ज़्यादा से ज़्यादा, और भी पूछे मिसलेनियस में भी, अगर हम बात करें तो मिसलेनियस में भी कभी कभार मिक्स टाइप के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मेनली जो है इतने टाइप से उन्होंने क्वेश्चन को खूब पूछने का प्रयास किया है, पूछा गया। अब देखिए
सबसे पहले अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास, इसको हम समझते हैं कि अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, तो इसके कितने रूट्स पॉसिबल हो सकते हैं। देखिए, रूट्स को हम बेसिकली बताया जाए, अगर रूट्स को हम बेसिकली बात किया जाए या जीरोज भी इसको हम लोग बोलते हैं, तो उनका मतलब ये होता है कि वो एक ऐसी पर्टिकुलर वैल्यू होगी, वो एक ऐसी पर्टिकुलर वैल्यू होगी कि जो इस एक्सप्रेशन में रख दिया जाए इसकी वैल्यू 0 होगी, इसकी वैल्यू 0 होगी। तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास 2 डिग्री का एक्सप्रेशन है। तो 2 डिग्री, जैसे अगर हम 1 डिग्री का पढ़ते हैं x + 5 = 0, एग्जाम्पल समझते हैं। तो अगर इसको इधर ट्रांसफर कर दें तो x = -5, मतलब x की वैल्यू हम -5 रख देंगे तभी ये 0 होगा, और दूसरी कोई भी वैल्यू इसकी पॉसिबल नहीं है जो इस एक्सप्रेशन को 0 बनाए, क्योंकि ये 1 डिग्री इक्वेशन है। वैसे ही 2 डिग्री इक्वेशंस के लिए हमारे पास 2 डिग्री इक्वेशंस के लिए मैक्सिमम 2 रूट्स पॉसिबल हो सकते हैं, 2 ही रूट पॉसिबल हो सकते हैं। कम कभी बार चल जाता है, कम एक रूट, तो सेम रूट अगर हो गए, मतलब दोनों रूट सेम है, तो सेम रूट्स काउंट नहीं होते हैं, उनको सोल्यूशंस बोल सकते हैं कि सोल्यूशंस कई सारे हैं लेकिन रूट्स उनको एक हो। तो हमारे पास मैक्सिमम जो है 2 रूट्स पॉसिबल हो सकते हैं, 2 रूट पॉसिबल हो सकते हैं, क्योंकि 2 डिग्री इक्वेशंस हैं। तो हमारे पास इसके दो ही ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जहां पर इसकी वैल्यू 0 बनाई जाएगी। इसको ये भी बोल सकते हैं इसके 2 ही पॉइंट्स होंगे जो इसके सॉल्यूशंस को बताएंगे, और मैक्सिमम 2 ही रूट इसके पॉसिबल हो सकते हैं, मैक्सिमम इसके 2 ही रूट पॉसिबल हो सकते हैं, जिनको हम बोल सकते हैं रियल रूट्स, जो कि इस वैल्यूज को 0 बनाएंगे। तो अगर हम देखा जाए ax² + bx + c, इसके रूट्स को पता करने के लिए कि इसके कौन से रूट्स हो सकते हैं, इसके लिए एक हमारे पास बड़ा अच्छा डेरिवेशन भी मैंने बुक वगैरह में कहीं कहीं देता है, और हमें अंडरस्टैंडिंग कि ax² + bx + c। तो अगर हमने लिया कि इसका एक रूट अल्फा और दूसरा रूट बीटा, क्या होता है, एक रूट अल्फा दूसरा रूट बीटा, तो ये अल्फा और बीटा ये हमारे पास 2 रूट्स हैं, मतलब इनकी वैल्यू इस एक्सप्रेशन में अगर हम रख देंगे तो ये एक्सप्रेशन की वैल्यू जो है, ये इक्वेशंस की वैल्यू 0 हो जाएगी, अल्फा और बीटा। ये बात तो क्लियर हो गई। अब इस अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू क्या होती है, ये हमको अपने एक डिडक्शन, एक डेरिवेशन पार्ट्स में बताया जाता है, कि इसको कुछ नहीं करते हैं, पूरा हम ज़्यादा समय न लेते हुए इसको हम बता देते हैं, जिसको आप शॉर्टकट में समझ सकते हैं कि यहाँ से अगर a कॉमन ले लिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, x² + b/a x + c/a = 0 बन गए। अब इसको देखिए, इसको क्या किया गया है, इसको फिर आगे क्या करते हैं, इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं। तो इसको ये बनाएंगे x + b/2a का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर 2a भी जैसा बनाना पड़ेगा, और यहाँ पर हमारे पास b/2a का होल स्क्वायर, और यहाँ पर ऐड किया तो यहाँ पर c/a - b²/4a², ऐसा कुछ ये हमारे पास एक फार्मूलेशन, कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड में हम लोग यही देखते हैं कि इसको इस तरह से कुछ हम लोग फार्मूलेट करते हैं, तभी हम इसको, तो इसको b² इसी को जब फार्मूलेट करते हैं, फार्मूलेट करते जाते हैं, तो आगे हमको कुछ ये मिल जाता है। आगे अगर हम इसको देखा जाए, ये सब एक साथ रख देते हैं, ये बन जाता है x + b/2a का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, हाँ लिख लेते हैं ब्रैकेट में 4ac - का b²/4a² ब्रैकेट क्लोज, और इसी को और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा x + b/2a का होल स्क्वायर, और इसको b² - 4ac बना दें, क्योंकि हमको डिस्क्रिमिनेंट मालूम है, तो b² - 4ac/2a का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब ये देखिए डिस्क्रिमिनेंट जैसे बना, अब इसको ऐसे ही सिंप्लीफाई करके हमको लास्ट में जो इसका रिजल्ट, अगर हम रिजल्ट की बात किया जाए, लास्ट में इसको हमको रिजल्ट मिलता है क्या, रिजल्ट की अगर हम बात करते हैं कि क्या हमको रिजल्ट देखने को मिलता है, तो ये रिजल्ट ऐसा मिलता है कि a एक ब्रैकेट में x -
ऐसा कुछ ये एक्सप्रेशन बनेगा, ये हमारे पास एक ऐसा डिस्क्रिमिनेंट का एक्सप्रेशन बनेगा कि ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में x माइनस अल्फ़ा जैसा और दूसरे ब्रैकेट में मिलेगा x माइनस बीटा जैसा, और अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू यहीं से कंपेयर करके हमको मिलती है माइनस बी, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू यहीं से कंपेयर करके मिलती है माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac को डी लिख देते हैं डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a, मतलब एक अल्फ़ा की वैल्यू क्या मिल जाएगी माइनस बी प्लस रूट के अंदर डी, मतलब अल्फ़ा को अकेले लिखना हो तो एक बार प्लस साइन ले लेंगे, ये अल्फ़ा पार्ट हो जाएगा, और एक बार माइनस साइन ले लेंगे, ये हमारा बीटा पार्ट हो जाएगा। ये हमको इसी को और एक्सपांसन सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमको एक रिजल्ट मिलेगा ए एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा, जहाँ पर अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू यहाँ से कंपेयर करने पर हमको दिखाई देगी क्या माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर डी अपॉन 2a। डी हमारा क्या है, डी वही डिस्क्रिमिनेंट होता है, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये बहुत बेसिक सा डेरिवेशन का पार्ट था, जहाँ से हमको ये समझ में आता है कि इस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कैसे दो रूट निकल आए और उस दोनों रूट्स की एक्चुअल वैल्यूज़ क्या होती है। अब देखिए यहाँ तक ये बात समझ में आ गई तो बहुत अच्छा लगा, ये बात अगर समझ में आई तो, और बहुत टफ टास्क नहीं है। और यहाँ से जो हमको अगर हम बात करें अल्फ़ा की वैल्यू जो निकल के आई, मान लीजिए अल्फ़ा की वैल्यू हमको निकल आई माइनस बी प्लस रूट के अंदर डी अपॉन 2a, बीटा की वैल्यू मान लीजिए निकल आई माइनस बी माइनस रूट के अंदर डी अपॉन 2a। बहुत अच्छी बात है, निकल आई। अब हमारे पास एक्सप्रेशन था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हमारे पास इक्वेशन था, इक्वल टू 0 बोल देते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। चलिए अब हम क्या करते हैं, ये जो रूट्स हैं इनके बीच एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं। रिलेशनशिप क्या इस्टेब्लिश करना है कि भाई इन रूट्स का मतलब जो है क्या होगा इस इक्वेशंस के लिए। तो हमने देखा कि जब भी हम कहें अगर सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ रूट, तो इन दोनों को सम करके जो देखा गया, इन दोनों को जो सम करके देखा गया सम ऑफ रूट्स, चाहे आप करके देख सकते हो, तो इसका क्या निकल आया माइनस का b बाई 2a। चाहे आप लोग चेक कर लीजिए, दोनों वैल्यू को रखिए और आप लोग आराम से क्या कहते हैं चेक कर लीजिए कि हमारे पास क्या वैल्यू इन दोनों का सम ऑफ रूट्स दोनों का क्या निकल के आया। आराम से आप लोग देखिए और फिर हमको बताइए। एक मिनट, ओहो गलती कर दिया क्या, माइनस का, अच्छा माइनस 2b अपॉन 2a, ये कट जाएगा क्योंकि सम करना है, तो माइनस का b बाई a, ओके। और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू भी चेक कर लीजिए, अल्फ़ा इंटू बीटा की भी वैल्यू चेक कर लीजिए, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो वो हमारा निकल के आया है c बाई ए। मतलब ये हमको साफ साफ समझ में आ रहा है कि सम ऑफ रूट्स जो होगा वो x का कोफिशिएंट अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, अगर इसको और सिंप्लीफाई में लिखना चाहे तो कोफिशिएंट ऑफ x, माइनस का साइन बाहर लिख लेते हैं, अपॉन ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको बोल सकते हैं, बहुत अच्छा। इसको क्या बोल सकते हैं, कोफिशिएंट, ये तो कोफिशिएंट ऑलरेडी है तो इसको बोल सकते हैं कांस्टेंट टर्म्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये पार्ट ये हुआ और ये पार्ट हुआ। देखिए अब यहाँ से अब हमारे अभी तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक छोटे से पार्ट को अभी हम समझे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, उसको जनरलाइज करके उसके रूट्स की वैल्यू क्या है, सम ऑफ रूट्स क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है और उनकी एक्चुअल मीनिंग क्या है। यहाँ तक हमको बात समझ में आ गई। देखिए अब देखिए जेईई वालों ने लगातार कई सालों से इस पे बड़े कॉमन से क्वेश्चन पूछे थे, बहुत कॉमन से क्वेश्चन छोटे छोटे उन्होंने पूछे थे। अब इस पर भी बात करते हैं
कि कौन से इसमें छोटे छोटे क्वेश्चनों को उन्होंने इस पर पूछा गया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट, देखिए क्वेश्चन नोट किया हूँ, 7x² माइनस 3x प्लस 2, 7x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, एक कोई एक्सप्रेशन था और इसमें पूछा गया था, क्या पूछा था, क्वेश्चन नोट ठीक है, हाँ ऐसा कुछ पूछा गया था कि α/1 माइनस α² प्लस β/1 माइनस β² की वैल्यू बताइए। ऐसा कोई क्वेश्चन था, किसी ईयर्स में पूछा गया था, 2021 में ऐसा कुछ पूछा गया था या 21 में। हम सिर्फ ये समझेंगे कि कैसे अभी हम अपने कंसेप्ट को यहाँ पर यूटिलाइज करते हैं, कैसे अपने कंसेप्ट को लगाते हैं। देखिए अब हमको ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो क्या कहते हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन हमारा पूछा गया था कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन था 7x² माइनस 3x प्लस 2, और उसमें पूछा गया था α/1 माइनस α² प्लस β/1 माइनस β² की। जेई वालों ने ये क्वेश्चन दे दिया था। अगर थोड़ा सा जिसने कॉमन सेंस, थोड़ा सा इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को समझा हुआ था, उनके लिए क्वेश्चन बिल्कुल कठिन नहीं था। सेम क्लास 10th के ही कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा जनरलाइज कर देना था, 11th के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देना था। ठीक है, देखिए अगर हम इस इक्वेशन की बात किया जाए तो यहाँ से अभी हम लोगों ने पढ़ा सम ऑफ रूट, मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस का b/a। तो हमारे पास माइनस का b/a, तो इसको हम बोल सकते हैं माइनस, ऑलरेडी माइनस में तो माइनस का 3, a की जगह पर 7, ये हो गया 3/7, बड़ी अच्छी बात है। और अल्फा इंटू बीटा की बात किया जाए तो ये हमारे पास होता है c/a, और c के प्लेस में 2 है और a की जगह पर 7 है, यही है। चलिए बहुत अच्छी बात है, 2/7, बिना कोई कन्फ्यूजन, बिना कोई मिस्टेक के हमने लिख दिया। अब हमको पूछा इसका था, बेटा जेई यही तो चाहता है, क्या आपका माइंड क्रिएटिव है, एनालिटिकल है, क्या थोड़ा सा आउट ऑफ ट्रैक भी चीज़ों को सोच पाता है या उसको कर पाता है कि नहीं, उसी चीज़ को चेक करना चाहता है। जेई और कुछ नहीं करता है। एडवांस में भी बहुत सारे इसी टाइप से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पड़े हुए हैं बेसिक कंसेप्ट पे। अब देखिए हमें कुछ नहीं करना है, इनको वही सेम एलसीएम वाला तरीका अपनाना है, अल्फा इंटू 1 माइनस β², और यहाँ पर बीटा ये हो जाएगा 1 माइनस α², और नीचे हम लोग लिख लेंगे 1 माइनस α² और 1 माइनस β²। ठीक, अब हमारे पास सिंप्लीफाई ही एक प्रोसेस है, मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा अल्फा माइनस का अल्फा β²। कैलकुलेशन को बड़ा ध्यान से करना है, प्लस माइनस की मिस्टेक ना हो, क्योंकि एग्जाम वाला ये नहीं जानता कि आपने मिस्टेक की, वो तो नंबर काटना जानता है। तो बीटा और अल्फा का मल्टीप्लाई बीटा क्या हो जाएगा, α² बीटा। नीचे हम वही सेम चीज़ करते हैं, तो 1 माइनस β² माइनस का α², और ये हो जाएगा प्लस का α² β²। चलो और कुछ कॉमन वगैरह हो सकता है, कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा भैया अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पर अल्फा बीटा कॉमन ले लेते हैं। तो अल्फा बीटा अगर हमारा कॉमन हो जाएगा भैया, तो अंदर बचेगा यहाँ पर अल्फा और यहाँ बचेगा अंदर बीटा। चलिए बहुत अच्छा, देखिए बहुत कुछ चीज़ें संभलती हुई दिख रही हैं। अच्छा यहाँ पर भी कुछ कर लेते हैं। अगर यहाँ पर हम लोग करते हैं तो 1 माइनस, यहाँ पर कुछ हम लोग सुधार कर सकते हैं, क्योंकि ये हो जाएगा β² माइनस α²। ओके, मान लो हम लोगों ने माइनस कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा α² और ये हो जाएगा β²। ठीक है, क्योंकि अंदर जाके माइनस का α² माइनस का β²। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा α² β²। देखिए हमको क्या दिख रहा है, सम ऑफ रूट्स की वैल्यू मालूम है, सम ऑफ रूट्स की वैल्यू मालूम है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी मालूम है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का स्क्वायर भी हम निकाल लेंगे। 1 माइनस इसकी वैल्यू α² प्लस β² की वैल्यू मालूम नहीं है। फिर वही हमारे पास सिंप्लीफाई तरीका होता है भैया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर की जब भी बात किया जाता है, ये हो सकता है α² प्लस β² प्लस 2 अल्फा बीटा। अब हमको इसको पता करना है, तो हम बोल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का
होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा, जो कि वैल्यू आ जाएगी अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। कोई दिक्कत होगी? नहीं होगी। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर तो हम इसको बोल सकते हैं 9 बाई, डायरेक्ट बोल सकते हैं 9/49। अच्छा 2 अल्फ़ा बीटा तो ये हो जाएगा 2/7, तो ये आ जाएगा 9/49 माइनस का 4/7। तो इसको और कर सकते हैं सिंप्लीफाई, 28 और 9 माइनस का 19/7। शायद यही आंसर इसका आएगा। चेक कर लीजिए, चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, प्लस माइनस में कोई गलती तो नहीं, नो। अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर हमको दिया था 3 3 जा 9, 7 7 जा 49, ओके। माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा, तो 2 इंटू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 2/7, तो ये 4/7, ठीक है। अब देखिए हमको इसकी वैल्यू मिल गई, ये हमको इसकी वैल्यू मिल गई अल्फ़ा स्क्वायर, इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देना है, मार्कर कम सही चल रहा है, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ। तो हम जैसे ही सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम अपने आंसर की ओर, हमें एक फाइनल एक इंटीजर्स फ्रैक्शंस में आंसर मिल जाएगा और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो जेई वालों ने देखो क्या किया था, क्वाड्रेटिक दे दिया था, थोड़ा सा एक्सप्रेशन को उठा, ऐसे उन्होंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, मतलब हर साल 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन किसी सेट में किसी सेट में हैं, कभी कभी हर सेट में, मतलब हर बार उन्होंने इस टाइप के क्वेश्चन, अल्फ़ा को और पावर बढ़ा दो, अल्फ़ा के पावर 4 प्लस बीटा के पावर 4 हैं, इस टाइप से उन्होंने क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बना के आपसे कंसेप्ट को जानने का प्रयास किया। आपके रीजनिंग, एनालिटिकल स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ये सारी स्किल को चेक करने के साथ साथ आपका बेसिक कैसा है उसको भी चेक करने की कोशिश की गई है। तो बच्चों जहाँ तक होगा ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और क्वाड्रेटिक का कंसेप्ट क्या है, क्वाड्रेटिक की मीनिंग क्या है, क्वाड्रेटिक कैसे हमें उसको आगे लेके चलना होता है, क्या क्या टाइप से उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या उसमें समझना होता है, ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में इसमें और अच्छे क्वेश्चन जो क्वाड्रेटिक के पूछे गए हैं, एडवांस में भी पूछे गए हैं, मेंस में भी पूछे, उन पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ठीक है बच्चों, थैंक यू।